नमस्कार, सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है परिचय। जैसे इस कार्यक्रम के नाम से ही आपको पता लग रहा होगा, इसमें हम समाज में जो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में सफलता प्राप्त की है या किसी न किसी रूप से लोगों को इंस्पायर किया है, मोटिवेट किया है, हम कोशिश करते हैं कि उन्हें हम आमंत्रित करें। टुडे वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट विद अस। शी इज़ एन एमिनेंट हिंदी राइटर, लिटरेटी, जिन्होंने हिंदी जगत जो हिंदी जगत की एक घटना, एक मोटिवेशन के रूप में हम उनको देख सकते हैं। मैम अलका सरावगी, स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। तो फ़कीर मोहन यूनिवर्सिटी में आप पहली बार आई हैं इस कैंपस में, और आज इस विश्वविद्यालय का जो है 25th ये सिल्वर जुबली हम मना रहे हैं, फाउंडेशन डे। कैसा लग रहा है आके आपको बालासोर और ये FM यूनिवर्सिटी? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मैं आपके विद्यार्थियों से कह रही थी कि सबसे अच्छी बात मुझे लग रही कि मुझे उड़िया भाषा पूरी लगभग 90-95% समझ में आ रही है। और फ़कीर मोहन सेनापति के साहित्य से मेरा ये पहला ही परिचय है। और मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि 1868 में 1868 में उन्होंने जो कहानी लिखी वो अपनी तरह की, मेरे ख्याल से अगर अखिल भारतीय साहित्य को हम देखें तो उसमें उस तरह की वो पहली कहानी रही होगी। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और बालासोर भी बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे एक चांदीपुर समुद्र दर्शन भी कराए और यहाँ जो जगन्नाथ मंदिर है तो वो भी एक उसकी प्रतिकृति है पूरी की, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो अगर आप आई हैं हमारे बीच में और अगर कलकत्ता वाया बाईपास की बात न करें तो बात अधूरी रह जाएगी। तो कितनी सुंदर तरीके से आपने किशोर बाबू की जो कहानी है वो फ्लैशबैक में बिल्कुल एक बताया है, और कितनी सारी घटनाओं का एक कह सकते हैं एक मिश्रण उसमें देखने को मिलता है। फ्रॉम बंगाल फेमाइन टू हाउ चारों तरफ लाशें ही लाशें हैं, और किस रूप से उसको बिल्कुल एक मारवाड़ी परिवार से आप बिलोंग करती हैं और कलकत्ता में आप पली बड़ी हैं, अभी भी रहते हैं। तो ये आपको ये क्या अचानक ये आइडिया आया था? ये आइडिया कैसे आया? देखिए, मैं उसके पहले कहानियाँ लिख रही थी और करीब मेरी 30 एक कहानियाँ प्रकाशित हो चुकी थी। एक कहानी संग्रह भी आ गया था। और उसके बाद मैंने किसी परिचित का हार्ट का बाईपास ऑपरेशन हुआ था और उनको मैं इनसे मिलने गई तो उनकी पत्नी ने मुझे बताया कि इनको, मैंने पूछा कि आप बीच वाले कमरे में चाय लेंगे क्या? तो उन्होंने कहा कि बीच वाला कमरा कहाँ है, 2 ही तो कमरे हैं, एक बड़ा कमरा और एक छोटा कमरा। तो मुझे इस बात ने बहुत फैसिनेट किया और मुझे पता था कि बाईपास ऑपरेशन के बाद वो स्ट्रेचर से जब शिफ्ट करते हैं तो उनके सिर में एक चोट लगी थी और वो एक गुठली सी जम गई थी। तो मतलब मेरे दिमाग में जब मैंने एक कहानी का इस शीर्षक लगा के लिखना शुरू किया, लेकिन कहानी वहाँ आकर के रुक गई जहाँ जब 2 ही कमरे थे, और इस तरह वो कथा जो थी वो पीछे की तरफ में जानी शुरू हुई। और पीछे जाते जाते आप देखिए कि उसने इतने सारे घुमाव और इतने सारे माने टेरिटरी उसने एक्सप्लोर की कि 1850 जो मारवाड़ियों के माइग्रेशन का इतिहास है, जिसके बारे में मेरी दादी से मेरे पास सुनी हुई बहुत सारी कहानियाँ बचपन से थीं, तो वो पीछे जाते जाते 1857 के गदर तक गई, जब किशोर बाबू के किसी पुरखे ने एक अंग्रेज़ को मारे जाने से बचा लिया था तहखाने में छुपा करके। और फिर वो उनके दादा के परदादा आए कलकत्ते उसी अंग्रेज़ की चिट्ठी लेकर और सफल हुए। फिर पहले वर्ल्ड वॉर के बाद में पैसा कमाया और जूट का जो काम था कलकत्ते में, और फिर राजस्थान में हवेली बनवाई। तो ये सारी कथाएं मतलब वहाँ पीछे चलती गईं। और किशोर बाबू का अपना जीवन जो था, जब माने आज़ादी का आंदोलन अपने फुल हाइट पे था, एक तरफ गांधी थे, एक तरफ सुभाष चंद्र बोस थे, बहुत सारी बहसें थी, विचार विमर्श थे। तो ये जो स्कूल का एक जीवन था और जो वर्तमान था, यानी कि 97 जब इंडिया अपनी आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ मना रहा था और किशोर बाबू का हार्ट का बाईपास होता है, जो उनको इस पुरानी दुनिया में ले जाता है। और वो सिर की चोट लगने के कारण ही शायद वो कलकत्ते की सड़कों पर एक ट्रैम्प की तरह, इसको बांग्ला में भवघूरे कहते हैं, उस तरह वो घूमने लगते हैं। और उनका परिवार इसको लेकर के बहुत परेशान होता है कि ये क्या हो गया, क्योंकि उन 50 सालों में उन्होंने सिर्फ पैसा कमाना, घर बदलना, घर को बनवाना, घूस देना, ब्राइब देना, ये सारी तमाम जो एक सफल होने के लिए जो हिंदुस्तान में
जो सारे हिंदुस्तानी जिन तरकीबों को अपनाते गए 50 साल में, वो सब कुछ करते हुए आए हैं। और अब अगर वो उस पुराने आदर्श के दिनों में लौट जाते हैं, जब गांधी थे, सुभाष थे, तो वो उनके परिवार को समझ में नहीं आता है और वो उसको साइकेट्रिस्ट का ट्रीटमेंट कराते हैं। तो इस तरह ऐसा हुआ कि बहुत सारी तहें थी इतिहास की, वर्तमान की, जो मतलब एक के बाद एक। सुंदर बात ये है कि जिस तरीके से आपने उसको पिरोया है एक माला में, बिल्कुल एक भी मोती उबड़ खाबड़ नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि बल्कि मतलब जैसे हमने जब पहली रीडिंग की, हमारे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, कुछ और लोग थे लिखने वाले, पढ़ने वाले, तो उनका ये मत था कि ये क्या लिखा है, कि मतलब कि ये तो बिल्कुल मतलब कि एक घाल मेल जिसको कहते हैं, कहीं कुछ आ रहा है, कहीं कुछ आ रहा है, कहीं कहानी कहाँ जा रही है, कभी कहाँ जा रही है, कभी उसमें इतिहास के कोटेशंस आ रहे हैं, कहीं कुछ घटनाएं आ रही हैं। तो उनको ये लगा कि ये बहुत ही अजीबोगरीब और एक जो मतलब एक रोलर कोस्टर जिसको कहेंगे, उस तरह की एक कहानियों का रोलर कोस्टर है ये। तो ऐसा नहीं था कि मतलब कि ऐसा लगा कि मोती में पिरोया हुआ बिल्कुल सजा धजा है, बल्कि वो बिल्कुल बहुत ही एसिमेट्रिकल था और उसकी कोई नियम कानून से वो नहीं चल रहा था। आमतौर पर उन्होंने मुझे कहा कि तुम तो बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, ये क्या लिख डाला। तो मतलब कि ये था कि मतलब कि वो जो कहानियाँ थी, तमाम कहानियाँ, शहर के गलियों के इतिहास की कहानियाँ, आज़ादी के इतिहास की कहानियाँ, वर्तमान की कहानियाँ, मारवाड़ी माइग्रेशन की कहानियाँ, तो ये सब इतनी सारी कहानियाँ थी कि वो शायद किसी और फॉर्मेट से या किसी और तरीके से कही नहीं जा सकती थी। तो दरअसल जैसे कही जा सकती थी, मैंने बस वही। लोगों को बहुत पसंद आया वो जी। और बहुत सारे लोगों ने उसको काफ़ी सारे मंचों पे सराहा भी है और इसके लिए आपको पुरस्कृत किया गया। जी, साहित्य अकादमी जी। और एक जो आपने बात कही फ्रॉम ट्रेडर्स टू इंडस्ट्रियलिस्ट, और मारवाड़ियों को हम लोग हर जगह पा जाते हैं, हर जगह वो मिल जाएंगे। उड़ीसा के, मैं राउरकेला से हूँ और हमारे ही गली में यू हैव मारवाड़ीज एंड दे आर बेसिकली इनटू बिजनेस। तो ये एक कम्युनिटी, आप उसी परिवार में पली बढ़ी, तो किन का प्रभाव आप पे था? मतलब ये लिटरेचर और ये राइटिंग क्या शुरू से आपने सोचा था? देखिए, ऐसा था कि स्कूल के ज़माने से मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ था और मैं अच्छी स्टूडेंट थी, तो लाइब्रेरियन भी बहुत पसंद करती थी, तो किताबें बहुत पढ़ती थी, कुछ भी मिल जाए उसको पढ़ डालती थी, अंग्रेज़ी हो, हिंदी हो, जो बांग्ला हो, तो वो पढ़ने लग जाती थी। बिल्कुल मैंने पढ़ने का एक जुनून जैसा था। तो एक तो ये था, फिर दूसरा कि दादी से बहुत सारी कहानियाँ सुनती रही, तो उन्होंने भी, और एक बंगाल का और एक राजस्थान का, दोनों का जो एक मेल है ना, दोनों की कहानियाँ कहने की अपनी विरासत है। राजस्थान में भी अगर आप विजयदान देथा वगैरह की कहानियाँ देखिए, तो जो लोक कथाएं हैं, और मतलब एक कहानी सुनाने का और एक कथा बुनने का एक बहुत गजब अजब तरीका है। उसमें मैंने बहुत कुछ मैजिक रियलिज्म भी है। तो यदि आपने वो दुविधा पिक्चर देखी हो, जो पहेली, हाँ, जो इनकी कहानी पर बनी थी, तो बहुत सारा सब कुछ उसमें है। और बंगाल में तो कहानियों का विभूति भूषण से ताराशंकर और शरद चंद्र वगैरह, तो हम सब, हालांकि हमने हिंदी में ही पढ़ा उनको उस समय, तो वो सब, ये सारा जो एक कहानी कहने की जो एक विरासत थी, तो मेरे ख्याल से वो मेरे अंदर में कहीं ना कहीं वो चल रही थी। हालांकि ऐसा नहीं कह सकती हूँ कि मेरे पहले किसी ने, मेरे परिवार में किसी ने सोचा होगा कि मैं कहानीकार बन जाऊँगा या किसी ने खुद बनने की, पर हमारे पिताजी को, हमारी माँ को, ताई को हम देखते थे कि वो सब लिटरेचर पढ़ते थे। अब ये नहीं कह सकते हैं कि वो इस तरह का, माने एक उस लेवल का साहित्य पढ़ते थे जो हम स्कूलों में पढ़ते हैं या कॉलेज में पढ़ते हैं, लेकिन मतलब कि वो एक जो पॉपुलर नॉवेल्स हैं, हमारी माँ पढ़ती थी, हमारी ताई थी, वो कविताएं बहुत पढ़ती थी, उसमें बच्चन थे, माने यानी कि जो बेटर, जो नोन पोएट्स हैं हिंदी के, मैथिली शरण गुप्त थे, और हमारे पिताजी को भी शेरो शायरी का बहुत शौक था। तो मुझे लगता है कि मारवाड़ियों का जो एक ये रूप हम जानते हैं कि बिजनेस पीपल एंड यू दे आर लाइक ज्यूज ऑफ इन इंडिया, तो जो ज्यूज थे उस तरह के बने, जो सिर्फ एक खाली व्यापार के बारे में ही सोचते हैं, ये एक तरह का एक मिथ है जो मतलब कि जो असल में है नहीं। तो बल्कि मतलब मैंने कई घरों में, जब मैं लोगों से बात करने गई, तो उनके घरों में बहुत लाइब्रेरीज हैं, माने उन्होंने बहुत साहित्य पढ़ा है और मतलब काफ़ी कंट्रीब्यूशन है। कलकत्ते में कई ऐसे बड़े बड़े पुस्तकालय हैं जो मारवाड़ियों के चलाए हुए हैं और आज भी चल रहे हैं। तो इसलिए मतलब मुझे लगता है कि एक विरासत में भी बहुत सारी चीज़ें मुझे लगता है कि मिली। और उसके बाद मुझे एक गुरु मिले जो खुद भी मतलब मारवाड़ी थे,
और मारवाड़ियों जैसे मारवाड़ी नहीं थे, उन्होंने कभी एक पैसा भी कमाया नहीं और वो हमेशा साहित्य के ही उसमें लगे हुए थे। तो मेरा ख्याल है कि उनकी एक प्रेजेंस से भी मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आई, अपने जीवन के बारे में एक कहानीकार के रूप में मेरी जो अपने बारे में जो कल्पना थी वो शायद उनसे मिलने के बाद ही बनी। जी, एक चीज़ आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग कही कि मारवाड़ियों को चूँकि हमने हमारे राज्य में उड़ीसा में ऐसे देखा है, बट मारवाड़ जो क्षेत्र है जहाँ से राजस्थान इज़ अ वेरी कलरफुल स्टेट बिकॉज इट इज़ ड्राई, so people want to make it colorful through puppetry, फड़ वाचन होता है। हाँ, और बहुत वो बहुत कठपुतलियाँ, रंगीन तरीके हाँ, के कपड़े और बहुत सारे तरीके के जो गाना बजाना और बहुत सारे वादन, रावण हत्था, बहुत रावण हत्था या आपके जो ये चरी एंड भवानी, हाँ, ये सारे जो डांसेस तो बहुत ही कलरफुल एक है, उसके पीछे भी एक हिस्ट्री है। सो आपके दोनों जगह का जो एक मिश्रण है वो लिटरेचर में भी उसका झलक आपके। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूर, मतलब विरासत तो देखिए ऐसी चीज़ है कि जिसको हम बहुत ज़्यादा पिन पॉइंट करके या डिसाइफर नहीं कर सकते हैं, पर मुझे लगता है कि वो विरासत ज़रूर मतलब मुझ तक आई, क्योंकि मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, तो इसलिए भी ऐसा हुआ कि वो आई। फिल्में देखते हैं आप? फिल्में उतनी ज़्यादा नहीं देखती हूँ, मेरे ख्याल से किताबों में ही मेरी एक प्रिंटेड वर्ड जो है वो बचपन से ही मुझे बहुत आकर्षित करता रहा है। तो जब भी समय मिलता है तो मैं और किताबें पढ़ना, अब भी ऐसा ही है कि अगर खुद नहीं लिख रही हूँ तो पढ़ती बहुत हूँ, बहुत किताबें पढ़ लेती हूँ। तो बहुत ही मतलब एक अलग सा जो एक छवि है, एक राइटर इज़ ऑलवेज लाइक परसीव्ड टू बी इनटू बुक्स in his or her corner, reading things always, or maybe traveling or talking, listening people. एक वैसा ही बिल्कुल रूप हमें आप में भी देखने को मिल रहा है। आज यहाँ यूनिवर्सिटी में अपने म्यूज़ियम्स इनॉग्रेट हुए और जो हमारे वाइस चांसलर सर हैं वो बड़े एक क्रिएटिव हैं इस मामले में कि नई नई चीज़ों को प्रोत्साहित करते हैं। तो आपको हम फिर से आशा कर सकते हैं कि आप दोबारा हमारी यूनिवर्सिटी में ज़रूर आएंगे और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अगर हमारे विद्यार्थियों को आप कुछ मैसेज दें जो स्पेशली जो लिखने पढ़ने में जो लिटरेचर के तरफ रुचि रखते हैं। जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि मतलब बहुत कुछ हम जो पढ़ते हैं और जो सोचते हैं कि लिटरेचर ऐसे ही लिखा जाता है, उसको शायद हम जब लिखते हैं तब हमको अनलर्न करके लिखना होता है और अपना जो हमारे अंदर का जो ईडियम है, जो कि मुझे लगता है कि हमेशा एक नया होता है, यानी कि अगर हमने भी जो लिख दिया हम उसको भी वापस फॉलो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो हर बार लेखक के लिए एक नई चुनौती ही होती है कुछ भी नया लिखना। तो इसलिए जो नए विद्यार्थी हैं उनको ये इस पर एक विश्वास रखना होगा अपने ऊपर कि हम जो लिख रहे हैं वो भले ही ऐसा लगे कि ऐसा किसी ने नहीं लिखा, पर असल में वही लेखन है जो साहित्य को नया संस्कार देगा, भाषा को नया संस्कार देगा, नई शैली को जन्म देगा। तो यही है कि मतलब अपने ऊपर विश्वास रख के सृजन करना। तो अपने ऊपर विश्वास रखें और सृजन करते रहें, लिखते रहें। यही एकमात्र तरीका है कि आप अपने आप को निखार सकते हैं और बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। मन तो नहीं कर रहा है कि इस बातचीत को रोक दिया जाए या अंत कर दिया जाए, लेकिन समय की भी अपनी सीमा है और आज दिन भर आप व्यस्तता में हमारे इस विभिन्न कार्यक्रमों में, चूँकि फाउंडेशन डे आज था, सेलिब्रेशन में आप रहीं, तो हम भी आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। तो इस बातचीत को हम एक बेहद रोचक मोड़ पे यही अंत करते हैं, समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो आए। नमस्कार।